हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 160 अगम लोक का सफर। शौर्य इस वक्त आयामी दरार में फंस गए प्लेन को ढूंढते हुए आगम लोक में पहुंच गया था। इस जगह की जलवायु पृथ्वी से अधिक शुद्ध और ताकतवर लग रही थी। इसी दौरान शौर्य ने अद्विका के दादाजी और प्लेन में सवार बाकी लोगों को उस ग्रह के घास के मैदान में पाया। इस वक्त आसमान में खड़े होकर अजीब से दिखने वाले बाघ और कमांडर विक्रम के बीच का मुकाबला देख रहा था। इस वक्त उस बाघ ने आप अपनी पूरी ताकत लगाकर कमांडर विक्रम पर हमला कर दिया था। कुछ ही देर में वह अजीब सा जानवर कमांडर के गर्दन पर वार करने के लिए उसके सामने पहुंच चुका था। अपनी मौत को आता देखकर भी कमांडर विक्रम बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से बची 5 गोलियां भी उस जानवर पर चला दी। मगर इस बार जो उस जानवर ने किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। उस बाघ ने आती हुई हर उस गोली को चकमा दिया और अपने और विक्रम के बीच की दूरी भी उस बाघ ने लगभग खत्म कर दी थी। एक प्लेन जितना बड़ा विशालकाय जानवर अब विक्रम के सामने खड़ा हुआ था और अगले ही पल वह विक्रम को मांस के गोले में तब्दील करने वाला था। इस वक्त विक्रम की आंखों में कोई डर नजर नहीं आ रहा था, नहीं कोई पश्चाताप नजर आ रहा था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये सब कुछ इधर उधर भाग रहे लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने जब बंदूक देखी तो चैन की सांस ली थी, लेकिन जब बंदूक भी उस जानवर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लोगों फिर एक बार पैनिक हो गए थे। जब शौर्य को लगा कि विक्रम अब नहीं बचेंगे, उसने तेजी से अपनी शक्ति से उस जानवर के ऊपर अपना दबाव बढ़ा दिया। उसके ऐसा करते ही वह जानवर जमीन पर ही दब गया और अपने चारों पैर बाहर की ओर फैलाकर औंधे मुंह लेट गया। अगले ही पल सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दी, मेरे दादा ससुर को मारने की कोशिश करने वाला हर कोई मौत की सजा का हकदार है, इसीलिए तुम्हारी मौत सबसे दर्दनाक होगी बेवकूफ जानवर। इस आवाज के बाद सभी के सामने शौर्य किसी कॉमिक हीरो के माफिक आसमान से एकदम स्लो मोशन में नीचे आया और उस जानवर के पीठ पर उतर गया। उसके उतरते ही उस जानवर का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। उसका किसी ट्रक जितना बड़ा सिर नीचे गिर गया। सब लोग इस नजारे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। इस वक्त कमांडर विक्रम सबसे ज्यादा हैरान थे। तभी उन्होंने शौर्य के बगल में एक लड़की की आकृति को प्रकट होते हुए देखा। ये लड़की कोई और नहीं अद्विका थी, जिसे शौर्य ने डायमेंशन से बाहर निकाला था। अद्विका जब बाहर आई तो आसपास के नजरे को देखकर हैरान थी, मगर जब उसने कुछ दूरी पर अपने दादाजी को देखा तो उसने उस जानवर के पीठ पर से नीचे छलांग लगाई और अगले ही पल वह अपने दादाजी के पास पहुंच गई थी। अद्विका ने अपने दादाजी को कसके गले लगाया और रोते हुए बोली, दादाजी मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। वो तो शुक्र है कि शौर्य मेरे साथ था। ये कौन सी जगह है दादाजी, और हम लोग कहाँ है? ये सुनकर पहले विक्रम बहुत भावुक हुए, फिर उन्होंने अद्विका का सिर सहलाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ तक पहुंच गई। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो तुम्हारा ये दादा कब का स्वर्ग निकल चुका होता। और ये जगह तो मुझे नहीं पता कहाँ है, पर ये जरूर बता सकता हूँ कि हम लोग पृथ्वी पर नहीं है। ये सुनकर अद्विका अपने आंसू पूछते हुए मुड़कर शौर्य को देखने लगी और उसकी आंखों के सवालों को देखकर शौर्य धीरे से उड़ते हुए उनके सामने उतरकर बोला, अद्विका दादाजी, हम लोग इस वक्त एक अलग ही ग्रह के ऊपर है। ये ग्रह हमारी आकाशगंगा के दूसरे कोने में मौजूद सूर्यमाला में स्थित है। ये एक नया ग्रह है, इसीलिए इस वक्त इस ग्रह पर डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर मौजूद है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से उतनी जल्दी निकलना होगा। सभी लोगों को लेकर उस प्लेन के अंदर बैठ जाए, मैं आप लोगों को यहाँ से वापस पृथ्वी पर लेकर चलता हूँ। जब शौर्य ने ये कहा तो विक्रम बहुत खुश हुए। उन्हें अब उम्मीद नजर आ रही थी कि वे सुरक्षित शौर्य की मदद से पृथ्वी पर जा सकते हैं। कमांडर विक्रम ने अपने आर्मी के अंदाज में सभी को एक बार देखा और अपनी रिवॉल्वर में पॉकेट से एक एक्स्ट्रा गोली भरी और हवा में फायर कर दिया। उनके ऐसा करते ही गोली की आवाज की ओर सबकी नजरें मुड़ गई। इस वक्त तक हर कोई शौर्य की डैशिंग एंट्री के बारे में मन ही मन सोच रहा था। क्या ये कोई सुपरहीरो है जो अभी अभी उनके सामने आसमान से उतरा था? क्या ये उन्हें बचाने के लिए भगवान ने भेजा हुआ कोई दूत है? लेकिन तभी उन्होंने एक और गोली की आवाज सुनी और वो सब अपने ख्यालों से बाहर आ गए थे। वहां मौजूद जवान लड़कियां तो मानो शौर्य की फैन बन गई थी।
सभी ध्यान से सुने, मैं कमांडर विक्रम परमार 9 पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडर इन चीफ आप सभी को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि हम लोग यहां से वापस जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फिर एक बार प्लेन के अंदर वापस बैठना पड़ेगा। मेरे साथ ब्रिगेडियर जनरल शौर्य अग्निहोत्री मौजूद है जो हमें इस आपदा से बाहर ले जा सकते हैं। तो मैं सभी से एक विनती करूंगा कि आप लोग तुरंत प्लेन के अंदर जल्द से जल्द बैठ जाए। विक्रम के ऐसे कहते ही सभी लोग पहले थोड़ा झिझके, पर जब उन्होंने शौर्य और उनके पहचान के बारे में सोचा तो वे लोग तुरंत प्लेन की ओर जाने लगे। इस वक्त प्लेन ने क्रैश लैंडिंग की थी, मगर वह फिर भी ठीक ठाक था। उसके इमरजेंसी दूर से सभी लोग वापस अंदर चले गए। ये प्लेन का फायर इमरजेंसी दूर था जो कि पूरी तरह एक एयरबैग से बना था। सभी लोग इसी रास्ते से ऊपर चढ़ गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अद्विका भी विक्रम के साथ उस प्लेन के अंदर बैठ गई। जब सभी लोग प्लेन के अंदर बैठ गए तो शौर्य ने अद्विका से सूचित किया कि वह इस प्लान को सबसे पहले उसके डायमेंशन में भेजेगा और जब वह उन स्पेस क्रैक से पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वह उन्हें बाहर निकाल लेगा। तब तक शौर्य ने अद्विका से कहकर सारी खिड़कियों को काले कागज जैसे तरल से ढक दिया। जब वे लोग डायमेंशन के अंदर हो तो ये लोग नीचे उतरकर वाहन की चीजों को नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही वे लोग वहां नीचे उतरने की भूल न करें। शौर्य ने धीरे से उस प्लेन को छुआ और उसके ऐसा करते ही वह प्लेन गायब हो गया। जब प्लेन वहां से चला गया तो शौर्य ने इस ग्रह को थोड़ा दूर से देखने की सोची। वह आसमान में उड़ गया और फिर उसने अपनी चेतना को पूरे ग्रह पर फैला दिया। उसके ऐसा करते ही शौर्य ने उन विशालकाय मानवों को देखा जिनकी ऊंचाई 10 फुट से ज्यादा थी और वे लोग अपने उदर निर्वाह के लिए शिकार और फलों पर निर्भर थे। शौर्य ये सब सोच ही रहा था, तभी सिस्टम की आवाज उसके कान में गूंज उठी। होस्ट, अगर आप चाहे तो इस पूरे ग्रह को अपने डायमेंशन के टेलीपोर्टेशन चैनल के साथ जोड़ सकते हैं और जब आप अपने साधना की अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आप आसानी से इस ग्रह को अपने डायमेंशन के साथ मर्ज कर पाएंगे। आपके ऐसा करते ही ये पूरा का पूरा ग्रह तुम्हारे डायमेंशन के साथ जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपका डायमेंशन एक नया ग्रह बन जाएगा। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत कुछ आध्यात्मिक पत्थर निकाले और उस ग्रह पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल बना दिया और वहां से उस स्पेस की दरार के तरफ चला गया। कुछ ही देर में वह उस दरार के सामने था। उसने उस दरार को खोल दिया और अपने स्पेस पावर का उपयोग करके उस दरार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। शौर्य उसके बाद वापस उस ओर निकल पड़ा जहां से वह पहले आया था। उसने अपनी स्पेस एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर एक बार पृथ्वी पर जाने वाली उस स्पेस की दरार को खोल दिया। दरार को खोलकर शौर्य वापस अरावली पर्वत श्रृंखला की उस जगह पहुंच गया जहां से वह उसके अंदर आया था। उसने बाहर आते ही वहां से सीधा वडोदरा एयरपोर्ट की ओर उड़ान भरी और एयरपोर्ट के बाहर आसमान में आते ही उसने अपने डायमेंशन अंदर से उस प्लेन को बाहर निकाला। बाहर आते ही शौर्य ने पायलट को प्लेन का पूरा कंट्रोल दे दिया और उस पायलट ने भी तुरंत हवा में ही प्लेन को स्टार्ट किया और प्लेन को सीधा एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। जो प्लेन पिछले कई घंटों से लापता था उसे अचानक वडोदरा के रनवे पर देखकर सभी का ध्यान उस तरफ गया था। मगर पायलट और विक्रम को छोड़कर शौर्य ने सभी की याददाश्त मिटा दी थी। अद्विका को भी सब पता था लेकिन वह कुछ नहीं बोलने वाली थी। शौर्य अद्विका को लेकर हवा से ही एयरपोर्ट के बाहर आकर विक्रम दादा का इंतजार कर रहे थे। जब विक्रम दादाजी बाहर आए तो उन्होंने शौर्य को एक बार और गले लगाया और खुशी खुशी वहां से शौर्य की गाड़ी में बैठकर बाहर निकल आए। शौर्य ने एक सुनसान जगह देखकर गाड़ी रोकी और फिर अद्विका और दादाजी को देखकर बोला, क्या आप दोनों यहां से सीधा मुंबई उड़कर जाना पसंद करेंगे? ये सुनकर विक्रम शौर्य को शौक होकर देखने लगे। तभी शौर्य ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, डरिए नहीं, इस बार हम सीधा मुंबई जाएंगे। ये सुनकर तीनों शौर्य की इस बात पर हंस पड़े और फिर शौर्य ने उन दोनों को अपनी ताकत से पकड़ लिया और फिर वहां से आसमान की ओर निकल गया। शौर्य ने विक्रम के शरीर के चारों ओर एक कवच बनाया था ताकि वे इस रफ्तार को सहन कर सके और उनकी सांसें नॉर्मल रह सके। अद्विका को इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने कॉस्मिक लिक्विड का उपयोग करके अपने शरीर को वज्र में तब्दील कर लिया था। कुछ ही मिनटों में वो तीनों मुंबई पहुंच गए। शौर्य ने अद्विका और उसके दादाजी को कार देकर उनके घर भेज दिया और वो खुद भी अपने विला लौट आया। उसने अपने घर आकर विक्रम के साथ घटी पूरी घटना सभी को रात के खाने पर बताई। और अब जब सभी लोग साधक बन गए थे तो आयाम और स्पेस के बारे में उन्हें भी सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। तभी इस बात को सुनकर आदित्य खड़े होकर बोला, शौर्य, मुझे भी वहां जाने की इच्छा है लेकिन उस दरार से नहीं क्योंकि तुम्हारे अनुभव के हिसाब से वो थोड़ा रिस्की लग रहा है।
आदित्य की बात से हाँ में हाँ मिलते हुए परिवार के बाकी लोग भी शौर्य से जिद पकड़कर बैठ गए। ये देखकर शौर्य बोला, ठीक है फिर हम वहां जाएंगे, पर एक बात का ध्यान रखना कि इस ग्रह पर अभी मानव उत्क्रांति नहीं हुई है। अभी यह ग्रह डायनासोर जैसे विशालकाय जानवरों से भरा पड़ा है। इसे पूरी तरह विकसित होने के लिए अभी और कई हजार साल लगेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने हथियार साथ रखें, और इसी बात पर मैं भी जांचना चाहूंगा कि आपकी साधना कितनी हुई है और अपनी युद्धकला का उपयोग आप लोग कितनी अच्छे से करते हो। शौर्य की हामी मिलते ही सभी लोगों ने अपनी रिंग से अपने जादुई कपड़े निकाले और उन्हें एक अरमोर की तरह अपने शरीर पर पहन लिया। उन्होंने अपने हथियार भी साथ में पहन लिए। शौर्य ने उसके बाद अपना फोन निकालकर अद्विका को भी अपने विला पर बुला लिया। वह भी कुछ समय में विला पर पहुंच गई थी। शौर्य ने फिर अपने विला के अंदर एक टेलीपोर्टेशन सारणी की रचना की और सभी के साथ वह अगम लोक टेलीपोर्ट हो गया। जब सब लोग यहाँ टेलीप हो गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये पूरा का पूरा ग्रह घने जंगलों पहाड़ों से भरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ और घास आसपास दूर दूर तक फैली हुई थी। तभी शौर्य ने उनको आगाह करते हुए कहा, इस ग्रह पर मौजूद प्राणी बेहद ही खूंखार और आक्रामक है। मैं आपको 6 घंटों का समय दे रहा हूँ। आप लोग इस जंगल में जाएंगे और अपनी साधना का उपयोग करके एक खूंखार जानवर को मारकर लेकर आएंगे। आप सभी पर मैं असमान से नजर रखूंगा। आप लोग 4 के टीम में बात जाएंगे और इस इंतहा को अंजाम देंगे। तभी शौर्य ने डायमेंशन के अंदर से चित्रांगदा, माया, वरुण, अरुण और बाकी सभी लड़कियों को बाहर बुलाया। उन्हें भी सेम मिशन दिया और चित्रा, माया, जामवाल दादाजी और बड़े दादाजी सिस्टम की मदद से लगाए गए स्क्रीन पर सभी पर नजर बनाकर रखेंगे। शौर्य की सूचना खत्म होते ही सबसे पहले वरुण और अरुण किसी छोटे की तरह अपनी पूरी रफ्तार से जंगल के अंदर गायब हो गए। तभी विराज ने अपनी माँ, पापा और ऋषिका के साथ टीम बनाई और जंगल के अंदर चले गए। इधर अद्विका भी शौर्य की बड़ी चाची के साथ बड़े चाचा, अधीर और उसके पत्नी को साथ लेकर जंगल में निकल गई। देखते ही देखते सभी लोगों ने अपनी टीम बनाई और सभी लोग शिकार पर निकल गए। 1 घंटे तक सब कुछ शांत था। किसी भी टीम ने अभी तक कोई हरकत नहीं की थी। तभी शौर्य और बाकी मौजूद लोगों ने सिस्टम द्वारा बनाए गए स्क्रीन पर अद्विका की टीम को देखा, जिसे कई सारे शतुरमुर्ग की तरह दिखने वाले जानवरों ने घेर लिया था। शौर्य की बड़ी चाची ने अपने हाथ में पकड़े खंजर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अधीर ने अपने पत्नी को कवर किया और बड़े चाचा भी लपककर चाची के सामने पहुंच गए। अद्विका लेकिन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। उसकी आभा अपने आप बदल गई। उसके बालों को उसने जिस जुड़े में बांधा था वह अपने आप खुल गया और उसके माथे पर बना त्रिशूल का निशान चमकने लगा। अद्विका का ये रूप देखकर उन जानवरों को भी खतरे का एहसास होने लगा। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे और इस तरफ अद्विका उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ाने लगी। अचानक अद्विका के हाथ में उसे दी हुई तलवार प्रकट हो गई। ये तलवार खंडा तलवार की तरह मोटी और चौड़ थी। इसका वजन बहुत अधिक था, मगर अद्विका ने उसे किसी हल्के चीज की तरह पकड़ा था। अद्विका ने अचानक अपनी चाल में बदलाव लाते हुए अपनी रफ्तार बढ़े और किसी शेरनी की तरह उन जानवरों पर दहाड़ते हुए टूट पड़ी। देखते ही देखते वो जानवर भी अब अपने आप को बचाने के लिए अद्विका पर टूट पड़े। पर अद्विका को उन जानवरों से एक खरोंच भी नहीं आए, पर हर वो जानवर जो उसकी अटैक रेंज में आ रहा था वह उसकी तलवार से कई टुकड़ों में कटकर गिर रहा था। देखते ही देखते अद्विका ने वहां उन जानवरों दौड़ा दौड़ाकर मारना शुरू किया। उन जांव की हिम्मत भी अब जवाब दे चुकी थी। ये सारे शतुरमुर्ग की तरह दिखने वाले जानवर अब किसी मुर्गे की तरह मारे जा रहे थे। आसपास के पूरे इलाके में अब ये जानवर अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। पर अद्विका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका पूरा शरीर खून से भीग गया था, जो उसका नहीं इन जानवरों का था। वह इस वक्त असली रणचंडी लग रही थी। अद्विका का ये रूप देखकर अब बड़ी चाची सोच में पड़ गई थी। क्या उनकी ये बहू इतनी खतरनाक है जो इतने खूंखार जानवरों को भी अकेले दौड़ा दौड़ा कर मारती है? हे भगवान, मेरे शौर्य का अब क्या होगा? उसे ये लड़की कैसे पसंद आई? तभी जब सारे जानवर वहां से भाग गए तो अद्विका शांत हो गई। उसने अपने ऊपर लगे खून को ऐसे साफ किया जैसे कोई अपना पसीना पोंछ रहा हो। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी माँ, आप इन सभी जानवरों को आप सभी के स्टोरेज रिंग में जमा कर लीजिए, मैं आगे जाके कुछ और शिकार ढूंढती हूँ। इतना कहकर अद्विका वहां से निकल गई। इधर अधीर, उसकी पत्नी और बड़े चाचा अद्विका को देखकर इतने सदमे में थे कि उन्होंने उसके कहे हर बात पर अपना सिर सिर्फ हाँ में हिलाया। तभी अधीर को पत्नी बोली, हे भगवान, हमारी देवरान तो बहुत ही खूंखार है।
अब तो भगवान ही देवर जी को बचा सकते हैं। क्या करेगा शौर्य और उसका परिवार इस जंगल के अंदर? क्या कोई अनहोनी उनका इंतजार कर रही है? क्या सभी लोग सुरक्षित इस शिकार से वापस आ जाएंगे? अब की होने वाला है आगे।